एमबीबीएस फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए फिजियोलॉजी का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो होता है होम्योस्टेसिस। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा समझने वाले हैं और यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है 5 नंबर का जनरली क्वेश्चन आता है इसमें होम्योस्टेसिस से, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डफर टू डॉक्टर। माय नेम इज सत्यम शुक्ला, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं होम्योस्टेसिस वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, होम्यो और स्टेसिस। तो होम्यो का मतलब होता है, वो होता है होमो, आपने सुना होगा होमोलोगस मतलब सेम। तो होम्यो का मतलब होता है सेम, ठीक है। स्टेसिस मतलब स्टैंडिंग, मतलब जो भी है वो सेम रहे, कांस्टेंट रहे। तो होम्योस्टेसिस का अगर डेफिनेशन अगर देखा जाए तो होम्योस्टेसिस का डेफिनेशन होता है टू मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अवर बॉडी। अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए रखने का फिनोमिना जो होता है उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। होम्योस्टेसिस किस लिए जरूरी होती है? जो हमारे सेल्स होते हैं, जो सेल्स में एंजाइम्स होते हैं, जितना भी जो हमारे सेल्स को जीवित रखने के लिए जो फंक्शंस होते हैं, उनको एक निश्चित टेम्परेचर, निश्चित एनवायरनमेंट चाहिए, तब जाके हमारी सेल एफिशिएंटली काम कर पाती है। तो उसके लिए हमें होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, अचीव करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाए। अब देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। मेंटेनिंग द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी के कांस्टेंट एनवायरनमेंट मतलब मेंटेन करना, ठीक है। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना ही होम्योस्टेसिस है। द एनवायरनमेंट ऑफ अवर बॉडी इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ये कैसे? जैसे हम हैं तो हमारा एनवायरनमेंट क्या है? हम जिस परिवेश में रहते हैं उसको ही हम एनवायरनमेंट, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, ठीक है। हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास की चीज़ें हमारा एनवायरनमेंट है। ऐसे ही सेल्स, जो बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, बॉडी में क्या होता है? बॉडी में होती है सेल्स, ठीक है। तो अब सेल्स के इर्द गिर्द क्या है? ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये ऐसे। तो इसके यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इसी को सेल्स का एनवायरनमेंट मान लिया जाता है या फिर बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मान लिया जाता है, ठीक। तो ऐसे ही अब इसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के बिना सेल काम नहीं कर पाएगी। ऊर्जा जो मिलती है वो न्यूट्रिएंट्स से ही मिलती है, एटीपी बनता है, तब जाके सेल्स कुछ काम कर पाती है। इसके बाद आयंस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। आयंस से क्या होता है? आयंस जो होते हैं तो ऑस्मोलरिटी मेंटेन होती है। अगर आयंस में गड़बड़ी हुई तो या तो हमारी सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी या फिर श्वेल होकर बर्स्ट हो सकती है। तो इस तरीके से आयंस भी अहम भूमिका निभाते हैं। और हार्मोन्स जो होते हैं वो भी इसी में पाए जाते हैं। तो हार्मोन्स क्या करते हैं? जो बाकी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, उनको कंट्रोल करने का काम हार्मोन्स करते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया तो उसको इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से हमें इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कंटेंट को बैलेंस रखना है ताकि हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन हो पाए और हमारी सेल अच्छे से काम कर पाए। अब कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो सहायता करते हैं होम्योस्टेसिस अचीव करने में। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन और CO2 हमारे कैसे मदद करते हैं? ऑक्सीजन CO2 में कौन से सिस्टम काम करते हैं ताकि ऑक्सीजन हमको मिल पाए, CO2 निकल पाए? रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये होता है कि हम सांस लेते हैं और हमारी जो गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोलर लेवल पर लंग्स में, और फिर ब्लड में ऑक्सीजन जाके हर ऑर्गन को पहुंचाई जाती है और वहां से CO2 एक्सचेंज की जाती है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में pH को मेंटेन करने के लिए वहां पे आयंस का या तो एक्सक्रेशन होता है या उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से O2 और CO2 का बैलेंस मेंटेन किया जाता है और O2 और CO2 होने के कारण हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। इसके बाद ब्लड की बात कर लेते हैं। तो ब्लड में तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ब्लड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। ब्लड में क्या होता है? ब्लड में ही तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ब्लड में ही आपका जो हार्मोन्स वगैरह है वो ब्लड में ही रिलीज होता है और ब्लड हर ऑर्गन्स तक अवेलेबल रहता है, ठीक है। गैसियस का तो देख ही लिया कि गैसियस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्लड के थ्रू ही होता है पूरे बॉडी में, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है किसमें? होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में दो सिस्टम काम करते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है? हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे गट के थ्रू जाता है, गट में उसको डाइजेस्ट किया जाता है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है और उससे न्यूट्रिशन जो होता है वो हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? डाइजेशन। इसके बाद फिर एब्जॉर्ब करके उसको जगह जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन जो ब्लड वेसल्स होती हैं और इनके थ्रू हम अलग अलग जगहों पर उसको पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद आता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इलेक्ट्रोलाइट क्या काम करता है? वाटर इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोलरिटी मेंटेन करता है। ऑस्मोलरिटी बहुत ही जरूरी है हमारी सेल्स के लिए, ठीक है। अगर ऑस्मोलरिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो सेल्स क्या होगी? या तो श्रिंक हो जाएगी या बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑस्मोलरिटी में कौन कौन? किडनी मेन काम करता है, हमें पता है। मेन काम होता है वो ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने का होता है, ठीक है। आयंस को मेंटेन करने का काम होता है। इसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर हमारी बॉडी में निश्चित होना चाहिए, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो मैक्सिमम फंक्शन करते हैं। तो ये मेंटेन करना हमें बहुत ज़रूरी है अपनी सेल्स को काम करने के लिए, यानी होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हमें टेम्परेचर का कांस्टेंट रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मेंटेन बाई स्किन। स्किन से कैसे? जो स्वेटिंग होती है हमारी वो हमारा टेम्परेचर मेंटेन करती है। जब भी हमें गर्मी लगती है हमें स्वेटिंग होती है और वाटर हमारे स्किन से रिलीज होता है और फिर
उससे हमें ठंडक मिलती है। तो इस तरीके से टेम्परेचर मतलब डाउन हो जाता है। स्केलेटन सिस्टम, जब भी हमें ठंड लगती है हम एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, शिवरिंग करते हैं, उससे हमें गर्मी मिलती है। इस तरीके से टेम्परेचर का हो गया। स्केलेटन मसल्स क्या करती है, जब भी हम एडवर्स कंडीशन में होते हैं तो हम स्केलेटन मसल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, शेर है, अगर शेर को देख लिया तो अपन जो स्केलेटन मसल है ना वही हमारे काम आती है हमें दौड़ने के लिए। इसके बाद सीएनएस में आ जाएगा सेंसरी सिस्टम डिटेक्ट द स्टेट। सेंसरी जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में कुछ भी अगर इम्बैलेंस हुआ हमारी बॉडी में, वो डिटेक्ट कौन करता है, सीएनएस उस ऑर्गन पे कमांड करता है कि आप ऐसा फंक्शन करो, तब जाके ये सुधार हो पाएगा। इस तरीके से। और लास्ट है हार्मोन। हार्मोन क्या करता है, न्यूट्रिशन का मेटाबॉलिज्म करता है और बैलेंस करता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम इसमें काम आता है। अब बैलेंस क्या करता है, बैलेंस वही इंसुलिन ग्लूकोज का बैलेंस देख लेते हैं तो इंसुलिन और ग्लूकागोन करता है। ठीक है, इस तरीके से हार्मोन्स भी बहुत जरूरी होता है। अब आज जाते हैं इसमें कंपोनेंट्स। इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के। होम्योस्टेसिस में 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका सेंसर, ठीक है, एक सेंसर हो गया, एक हो गया कंट्रोल सेंटर, एक हो गया इफेक्टर। ये 3 कंपोनेंट होते हैं, इनके सहारे हम अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले कोई चीज़ नॉर्मल है, अभी अपन नॉर्मल है, नॉर्मल से अगर कुछ भी डेविएशन हुआ, कुछ भी उल्टा सीधा हुआ हमारी बॉडी में, तो उसको डिटेक्ट करता है कौन, सेंसर। सेंसर क्या करता है, रिकॉग्नाइज, ये लिखा है रिकॉग्नाइज। सेंसर उस डेविएशन को रिकॉग्नाइज करेगा और ये किसको भेजेगा मैसेज, कंट्रोल सेंटर को। ये कंट्रोल सेंटर को बताएगा कि भाई ये चीज़ इम्बैलेंस हो गई है। ठीक है, माना कि जैसे यहाँ पे अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो ये इसको कंट्रोल सेंटर को बताएगा ग्लूकोज ज़्यादा हो गया। अब क्या करेगा, ये करेगा करेक्शन। ये करेक्शन करेगा, कैसे करेगा, ये करेक्शन के लिए बोलेगा किसको, इफेक्टर को। ये करेक्शन के लिए इफेक्टर को बोलेगा कि भाई ये दिक्कत हो गई है, आप इसको करेक्ट करो। तो ये करेक्शन के लिए बोलेगा 2 तरीकों से, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, एक केमिकल सिग्नल से। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब नर्व इम्पल्स के थ्रू, और केमिकल सिग्नल मतलब हार्मोन्स। अब जैसे यहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ये करेक्शन कैसे करेगा, ये हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन कौन सा होगा, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन बढ़ेगा और इंसुलिन क्या करता है, शुगर को कम करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो इस तरीके से ये होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। तो होम्योस्टेसिस के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक सेंसर हो गया, एक कंट्रोल सेंटर हो गया और तीसरा हो गया इफेक्टर। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रिकल में जैसे बाय मीन ऑफ नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल में नर्व इम्पल्स के थ्रू और केमिकल में हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन्स ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में रिलीज किया जाता है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। बहुत जरूरी है, ये लिखना ही पड़ता है। होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन फीडबैक सिग्नल। ठीक है, इफेक्टर विल नॉर्मलाइज द चेंज अकर्ड इन बॉडी और बाय आइदर इनहिबिटिंग और रिवर्सिंग, सपोर्टिंग और एक्सेलरेटिंग द चेंज। मतलब फीडबैक के हिसाब से ये मैकेनिज्म काम करती है। फीडबैक क्या है, जो हमारा आउटपुट मिला ना उसके हिसाब से चीज़ें कंट्रोल होना ही फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ठीक, तो जो इफेक्टर है वो क्या करेगा, नॉर्मलाइज कर देगा। कुछ भी बॉडी में अगर ज़्यादा हो गया कुछ तो उसको नॉर्मलाइज करेगा, कैसे, उसको इनहिबिटिंग, या तो उसको कम कर देगा या फिर उसको रिवर्स कर देगा, यानी ज़्यादा हो रहा है तो कम कर देगा, या फिर सपोर्ट करके या एक्सीलेट करके। ठीक, तो इस तरीके से ये फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए हमारा होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म वर्क करता है। इसके अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी अगर यूनिवर्सिटी में कोई भी क्वेश्चन आए, अगर उसमें एग्जाम्पल दिए हैं तो आपको एग्जाम्पल लिखना ही पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल से इंप्रेस होते हैं प्रोफेसर। फीडबैक मैकेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक की सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव सिग्नल देगा, ठीक है, अपने इफेक्टर को। ठीक, जैसे कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं अभी नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल है, T3 T4 हमारा नॉर्मल है, थायरोक्सिन लेवल नॉर्मल है। अगर इसमें क्या हुआ, थायरोक्सिन जो है ज़्यादा हो गया, माना कि बॉडी में थायरोक्सिन लेवल ज़्यादा हो गया, तो ये किसको बताएगा, TSH क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ TSH। मतलब ये ज़्यादा हो गया तो इसने क्या किया, इसको नेगेटिव फीडबैक दिया। यही है नेगेटिव फीडबैक, कि ये ज़्यादा हो गया तो ये इसको कम करेगा, बोलेगा कि आप कम हो जाओ ताकि मैं नॉर्मल लेवल पे आ जाऊँ। तो ये जैसे ही इनहिबिट होगा ये क्या करेगा, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। सेम इसका अपोजिट, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा कि नहीं, ये अभी कम होगा तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा कि आप और सीक्रेट हो ताकि मेरा लेवल और बढ़ पाए। तो यहाँ पे ये इसका लेवल बढ़ा देगा और बढ़ा के ये क्या हो गया, नॉर्मल लेवल आ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपना नॉर्मल वाटर लेवल। नॉर्मल वाटर लेवल में क्या है, वाटर लेवल में 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो या तो वाटर लेवल कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कम वाले की। अगर वाटर लेवल आपका कम हुआ तो आपकी 2 चीज़ें हो गई, एक होगा आपके ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं हाइपोथैलेमस में, वो होंगे स्टिमुलेट। ठीक, जैसे ही आपको वाटर लेवल कम हुआ, आपके ऑस्मो रिसेप्टर जो आपके हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं वो होंगे आपके स्टिमुलेट। वो स्टिमुलेट होंगे तो वो क्या, किसको बोलेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलेंगे कि भाई ADH रिलीज कर। ADH होगा रिलीज। ADH क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब कि जो यूरिन है ना, यूरिन में वाटर का वॉल्यूम कम कर देगा ये, मतलब वाटर को रिटेन कर देगा।
अब यूरिन के थ्रू जो वाटर लॉस होगा वो बहुत कम होगा। हमें यही तो चाहिए कि वाटर जो है लॉस कम हो और हमारी बॉडी में रह पाए, क्योंकि हमें पानी की कमी हो गई है। तो इस तरीके से रिटेंशन ऑफ द वाटर हो जाएगा और वाटर हमारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इसमें हमें बहुत प्यास लगेगी तो हम पानी पियेंगे, और पानी पियेंगे तो वाटर नॉर्मल उसमें आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर वाटर ज़्यादा है तो हमें प्यास तो लगेगी नहीं, तो हम पानी तो नहीं पियेंगे, ठीक है, क्योंकि पानी ज़्यादा ही है तो प्यास तो नहीं लगेगी। ये सब नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नॉट स्टिमुलेट ऑस्मो रिसेप्टर। अब ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होंगे, ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होंगे तो एडीएस रिलीज नहीं होगा। तो हमारा जो यूरिन है ना, यूरिन का जो वॉल्यूम है, जो वाटर का जो वॉल्यूम है, वाटर यूरिन के थ्रू लॉस होता रहेगा और लॉस होके एक नॉर्मल लेवल अपना आ जाएगा। इस तरीके से वाटर का हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस होता है, ठीक। अब आ जाते हैं हार्मोनल। हार्मोनल में क्या होता है, जो हमारा सेक्स हार्मोन होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते हैं। सेक्स हार्मोन जो होते हैं, हाइपोथैलेमस जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है रिलीज करने के। जैसे जीएनआरएच होता है वो इसको स्टिमुलेट करता है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकालता है। कौन कौन से? एक एफएसएच, एक एलएच। एफएसएच किस पे रिलीज करता है, किस पे एक्ट करता है? एफएसएच करता है सर्टोली सेल पे, और एलएच करता है लेडिक सेल पर। जो सर्टोली सेल है वो क्या रिलीज करेगी? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एलएच है वो क्या, किस पे काम करेगी? लेडिक सेल पर रिलीज करेगी क्या? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसने रिलीज किया, इसने टेस्टोस्टेरोन। अब अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे हमने दिखाया कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ गया तो क्या होगा? ये नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि मैं बढ़ गया हूँ, मुझे कम करो। तो ये क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी अपना सीक्रेशन कम कर देगा, एलएच का सीक्रेशन कम हो जाएगा, तो लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन को कम कर देगा। इस तरीके से ये नेगेटिव फीडबैक से अपना लेवल मेंटेन करता है। दूसरी तरफ अगर एंड्रोजन प्रोटीन जो है अगर वो बढ़ जाएगा तो वो बोलेगा सर्टोली सेल को कि भाई मैं ज़्यादा बढ़ रहा हूँ, तो ये रिलीज करेगा क्या? इनहिबिन हार्मोन को रिलीज करेगा, और इनहिबिन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्रेस कर देगा, और इस तरीके से ये भी मेंटेन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नेगेटिव फीडबैक, ठीक। अब बात करते हैं न्यूरल में कैसे होता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है, अब न्यूरल में इस तरीके से होता है कि बैरो रिसेप्टर के थ्रू होता है। हमारी दो चीज़ों में, एक आउटेक आर्च, ठीक है, आउटेक आर्च, और एक कैरोटिड आर्टरी, इसमें होता है बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर क्या होते हैं? बैरो रिसेप्टर हमारे ब्लड प्रेशर के लिए सेंसिटिव होते हैं। जब भी हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये जाके सिग्नल भेजते हैं। यहाँ पे जैसे अपन देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया, बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए कैरोटिड आर्टरी और आउटेक आर्च में, ठीक है, और वैसोमोटर सेंटर में इसने सिग्नल भेजा। वैसोमोटर सेंटर क्या करेगा? ये हार्ट रेट को कम करेगा और ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। इससे क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कम मतलब नॉर्मल हो जाएगा। अब आते हैं अपन पॉजिटिव फीडबैक। सबसे पहले अब नेगेटिव फीडबैक में अपन ने 4 एग्जांपल लिख लिए। कौन कौन से एग्जांपल हुए? सबसे पहले अपन ने देखा था थायरोक्सिन लेवल मेंटेन करना, दूसरा एग्जांपल था वाटर इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना, तीसरा एग्जांपल अपना आया था कौन सा? हमारे सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करना, और चौथा एग्जांपल जो हमारा अभी देखा अपन ने बीपी न्यूरल के थ्रू मेंटेन करना। इस तरीके से हमारा नेगेटिव फीडबैक काम करता है। इसके बाद आता है आपका पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में अपने कितने एग्जांपल हैं? उसमें भी अपने 2-3 एग्जांपल हैं, ठीक है। अब सबसे पहले पॉजिटिव फीडबैक में ब्लीडिंग। जब हमें ब्लीडिंग होती है, हमारा खून निकलता है, तब क्या होता है? ब्लीडिंग जब होती है तो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो काम करने लगता है। उसका काम क्या होता है कि वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का काम होता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना, और थ्रोम्बिन का काम क्या होता है? जो फिब्रिनोजन है उसको फिब्रिन में कन्वर्ट करना, और फिब्रिन फिर थक्का जमाता है। तो अब यहाँ पे होता है क्या कि जब ये प्रोथ्रोम्बिन स्टिमुलेट मतलब काम करता है तो ये थ्रोम्बिन बनता रहता है। अब क्या होता है? जितना ज़्यादा थ्रोम्बिन बनेगा ये और स्टिमुलेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को काम करने के लिए, और इसका काम क्या है? इसका काम इसको बनाना है। तो मतलब ये जितना ज़्यादा बनेगा ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बोलेगा और काम करो, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इसको बनाएगा। तो दोनों आपस में एक दूसरे को सिंथेसाइज करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। इसका दूसरा एग्जांपल है आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब भी डिलीवरी का टाइम होता है फीमेल्स में, प्रेग्नेंट वुमेन्स में, तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होता है, तो जितना ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना हमारे सर्विक्स जो है वो डायलेट होगी। डायलेट क्यों होगी? ताकि बेबी बाहर आ सके। और जितना ये डायलेट होगा तो जो रिसेप्टर होते हैं सर्विक्स में वो स्टिमुलेट होंगे, और वो इंपल्स भेजेंगे कहाँ पे? हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज कराएगा। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करना। मसल कॉन्ट्रैक्ट, स्मूथ मसल्स हैं वो और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अगर ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही ये प्रोसेस आगे जाएगा और फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। यानी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ना ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब जब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा वो स्टिमुलेट करेगा और कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए। तो दोनों आपस में एक पॉजिटिव फीडबैक के जरिए काम करते हैं। इसके बाद लास्ट एग्जांपल है आपका मिल्क सकलिंग बाय द बेबी। जो बेबी होता है जब निप्पल
पर वो मिल्क सकल करने की कोशिश करता है। निप्पल पे पाए जाते हैं क्या, नर्व एंडिंग पाई जाती है निप्पल पे, ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो जब बेबी निप्पल को शकल करने की कोशिश करता है, उसमें जो नर्व एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग स्टिमुलेट द नर्व इम्पल्स ट्रेवल टू द हाइपोथैलेमस। नर्व इम्पल्स जाती है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। जैसे ही बेबी ने शकल किया मिल्क को, तो नर्व इम्पल्स जाएगी ब्रेन में। अब ब्रेन में जाएगी तो क्या करेगा, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, प्रोलैक्टिन मिल्क के सीक्रेशन को बढ़ाएगा और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, रिलीज को बढ़ाएगा। ऑक्सीटोसिन उसके इजैकुलेशन को बढ़ाएगा, ठीक। तो उससे क्या होगा, मिल्क बनेगा और मिल्क इजैकुलेट होगा, तो बच्चा मिल्क को निप्पल पे वो शकल करता रहेगा जब तक, तब तक ये दोनों रिलीज होते रहेंगे, और ये दोनों रिलीज होंगे तो मिल्क बनेगा और मिल्क बाहर भी निकलेगा। तो जब तक ये शकल करता रहेगा तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, और जब उसका पेट भर जाएगा, भूख मिट जाएगी, तब वो निप्पल छोड़ देगा और ये प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से ये होम्योस्टेसिस था, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सिस्टम इनको कैसे याद रख लें, रोल्स ऑफ वेरियस सिस्टम, एक पॉइंट हो जाता है हमें एग्जाम में लिखने के लिए, एक थोड़ा सा कंटेंट है ये, ठीक है, और ये लिखना होता है, ये लिखने से हमें नंबर अच्छे मिलते हैं। तो इसको कैसे अपन याद करें, तो इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि जैसे आप सुबह उठे, अब सुबह उठते ही आप क्या करते हैं, आप सांस लेते हैं। तो सांस लेते हैं तो आपका हो गया ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिख देना है कि इसमें कौन कौन से सिस्टम, अब सिस्टम पता है, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, ये जाएगा अपने ब्लड में, तो आपको दूसरा पॉइंट ब्लड लिख देना है। इसके बाद अगर ब्लड कैसे बनता है, ब्लड जो हमारा है, खून कैसे बनता है, अपन बोलते हैं ना खाओ पियो, अच्छा खाओ पियोगे तो खून बढ़ेगा। तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रिशन आ जाएगा आपका ये न्यूट्रिशन, और पियो मतलब वाटर, मतलब थर्ड पॉइंट आपको न्यूट्रिशन लिख देना है, और न्यूट्रिशन के बारे में आपको लिख देना है थोड़ा। उसके बाद आपको वाटर लिख देना है, वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट अपने आप ही आ जाता है, तो उसके बाद वाटर इलेक्ट्रोलाइट लिख देना है। इसके बाद जब खून आ जाता है तो क्या आता है, हम बोलते हैं ना ज़्यादा खून है, मतलब खून बहुत, जिसमें ज़्यादा खून होता है उसमें गर्मी बहुत रहती है, ठीक है। तो जिसका खून ज़्यादा रहेगा तो फिर उससे याद आएगा अपन को गर्मी, तो फिर आपको टेम्परेचर लिख देना है, ठीक है। टेम्परेचर लिखने के बाद जब गर्मी आती है अपन में, तो अपन क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा कौन करता है, जिसकी बॉडी सॉडी हो, स्केलेटन मसल्स, मतलब बॉडी सॉडी डोले सोले याद आएंगे तो अपन मसल्स लिख देंगे, तो स्केलेटन मसल्स के बारे में अपन को लिख देना है, ठीक है। और जब लड़ाई होती है तो लड़ाई के बाद हमारा दिमाग खराब होता है। लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं होता है, लड़ाई झगड़े से सिर्फ दिमाग खराब होता है। तो दिमाग में आपको याद आएगा CNS, और ये लिख देना है। और इसके बाद फिर आपको लिखना है हार्मोन्स। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं।